हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। अब जिस तरीके से पाकिस्तान बहुत खुश था जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में एक डील साइन करी, और स्पेशली जो ऑयल डील थी, और इवन वो और ज्यादा खुश हुए जब ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए। पहले 25% टैरिफ लगाए, फिर उसके बाद में बोला कि अगर 27 से हम 25% और टैरिफ लगा देंगे, मतलब टोटल आपके ऊपर 50% टैरिफ लग जाएंगे, जिस तरीके से आप रशिया के साथ में ट्रेड कर रहे हो। अब आपको यह देखना होगा कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स है ना, इट इज लाइक शेख चिली। अब जिन लोगों को नहीं पता है शेख चिली क्या है, तो शेख चिली एक कॉमिक कैरेक्टर था। जब भी हम देखेंगे भारतीय कहानियों में या इंडिया की जो फोक टेल्स होती हैं, उसके अंदर उन्हें फुलिश कंसिडर किया जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता था, डे ड्रीम करता था, इम्पॉसिबल प्लान्स बनाता था और सोचता था कि इस डे ड्रीमिंग से, इस ओवर इमेजिनेशन से, ऐसे इम्पॉसिबल प्लान से एक दिन वो रिच और फेमस हो जाएगा। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है जब भी पाकिस्तान कभी भी अपनी चीज़ों के बारे में हाइप अप करता है, बड़ा चढ़ा के कहता है, और जो भी ट्रेड डील वो कर रहा है या इकोनॉमिक्स के लिए जो भी स्टेप्स ले रहा है, उसे तो लगता है कि एक दिन वो बहुत रिच, बहुत फेमस और बहुत पावरफुल कंट्री होंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। और वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में उन्होंने एक ट्रेड डील साइन करी, स्पेशली ऑयल। और इंडिया को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए नेबरहुड पे, बट हमारा फोकस उस चीज़ पे भी होना चाहिए जिससे कि हम ग्लोबल सुपर पावर बन सकें या फिर एक लीडर के तौर पे उभर के आ सकें। और ये जो आर्टिकल है, जो स्पेसिफिकली जो मैंने लिया है, हालाँकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को रेफ़र किया है, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है, सुशांत सरीन साहब के द्वारा लिखा गया है, किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान यूएस ट्रेड डील को एक इल्यूज़न बताया है, जिस तरीके से शेख चिली हमेशा से इमेजिनेशन करता हुआ पाया जाता होगा। और आप सभी को याद होगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मैं बहुत सारे नेशंस के साथ में ट्रेड डील कर रहा हूँ, इवन हमने पाकिस्तान के साथ में एक ट्रेड डील करी है, और ऐसी ट्रेड डील करी है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेचेगा। देखिए जी, ऐसी सिचुएशन तो कभी आने वाली है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इवन हम वहां से चीजें खरीदेंगे जहां पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे, हम नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकें, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकें। तो वो चीज़ हम रशिया के साथ में ऑलरेडी कर रहे हैं। और आपको याद होगा ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम बहुत बिजी हैं, व्हाइट हाउस बहुत काम कर रहा है, हम ट्रेड डील्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे नेशन से बात करी है, बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स से बात करी है, एंड इवन मैं बहुत हैप्पी हूँ जिस तरीके से बात चल रही है। एंड इवन हमने एक डील कंट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ में करी है, जहां पे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ काम करेंगे और मैसिव ऑयल रिजर्व्स के ऊपर काम करते हुए पाए जाएंगे। एंड हु नोस, कौन जानता है कि एक दिन ये इंडिया को भी बेचेंगे, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। अब आगे जाने से पहले कि किस तरीके से पाकिस्तान के पहले लीडर्स भी, चाहे से वो शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो या फिर उनके बाकी लोग हों, जिन्होंने काफी सारे क्लेम्स किए हैं ऑयल रिजर्व्स को लेके, मिनरल रिजर्व्स को लेके, सिर्फ हाइप अप करने के लिए कि कैसे वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे वो बाकी नेशंस के साथ में डील कर सकते हैं, और कैसे ये सब कुछ झूठ है, एक शेख चिली की इमेजिनेशन की तरह। वहीं पे काफी सारे आर्टिकल्स ये लिखे जा रहे हैं और सबको पता है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, उसके बाद में ये कहा जा चुका था कि जो हमने 20 या 25 साल से इंडिया और यूएस ने अपने रिलेशन को मजबूत किया है, वहां पे डैमेज किया जा चुका है। चाहे से वो बिल क्लिंटन की विजिट हो 2000 के अंदर, वॉशिंगटन का 2008 में हमारे साथ में न्यूक्लियर डील साइन करना हो, बाइडेन और मोदी के बीच में जो रिलेशनशिप मजबूत हुए, किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ा, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई इरिटेंट हमें देखने को नहीं मिलता। अब वहां पे हमें बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिलता है। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से हम पे टैरिफ लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ में डील हो रही है, पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोबारा से बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वो सबको भी पता है। हालांकि हम उनको एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी नहीं मान सकते, रिलायबल पार्टनर भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रूटली हमारा ट्रस्ट ब्रेक किया है। और हमें, मुझे पता है आप सब कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई फ्रेंड नहीं होता, बट एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है। जो 20-25 सालों से हमने एक रिलेशनशिप को मजबूत किया, उसको हम आगे बढ़ा सकते थे। और जब आप कहते हो कि 2030 तक हमारी जो ट्रेड है वो $500 बिलियन की हो जाएगी, जो अभी $191 बिलियन की है, तो हम ये समझते हैं कि हम हर एक सेक्टर में काम करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, हर एक चीज में आपको देखने को मिलता है, चाहे से वो फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे से आप कोई सी भी डिफेंस डील ले लीजिए, या फिर हमारे एग्रीमेंट्स ले लीजिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, सब में हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब ये जो डैमेज किया गया है, अब आप बोलेंगे कि पॉलिसी के लेवल पे डिसएग्रीमेंट है, बट कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेक देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की मासेस
रशियंस के साथ में अटैच पाई जाती है या रशिया को एक अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर एलाई मानती है, उसी तरीके से धीरे-धीरे हम ये भी सोच रहे थे कि ट्रम्प जब आएँगे सरकार के अंदर तो एक साइकोलॉजिकल जो बॉन्ड है, वो और स्ट्रॉन्ग होगा जिस तरीके से रशिया के साथ है। हालाँकि रशिया जितना मैच नहीं कर सकते हो, बट आप ये सोचेंगे कि हाँ, अब यूएस भी हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और ट्रम्प के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहते हैं। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है, तो डैमेज ऑलरेडी किया जा चुका है। अब पाकिस्तान को देखिए किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सप्लॉइट किया है और मुझे ये भी नहीं पता जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स क्या जेन्युइनली बिलीव करता है इन पाकिस्तान के क्लेम में। तो पाकिस्तान खुश कब हुआ जब ट्रंप ने 25% का टैरिफ या पेनल्टी जो है इंडिया के ऊपर लगा दी, जिस तरीके से हम रशियन ऑयल को बाय कर रहे थे। और इवन पाकिस्तान के आसिम मुनीर को रिस्पेक्ट दी गई जिस तरीके से 2 बार वो यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट करते हैं। और जब ट्रंप ने कुछ चेंजेस किए अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी में अराउंड 31 जुलाई को, तो लोमड़ी मतलब लोगों को नहीं पता था कि क्लियरली पाकिस्तान के साथ में जो डील हुई है उसमें क्या कहा गया है। बट जब स्लोली स्लोली इंफॉर्मेशन निकल के आई तो आप देखिएगा, पाकिस्तान विल गेट जीरो टैरिफ। जो भी लगभग 4000 यूएस के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे, उसके ऊपर जीरो टैरिफ होगा। मतलब उसके ऊपर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि जीरो टैरिफ है। इवन उसके रिटर्न में जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन पे 19% टैरिफ है। कुछ लोग कह रहे थे अजी पाकिस्तान पे तो 19 लगाया है, बांग्लादेश पे तो 20% लगाया है, इंडिया पे देखो 25% लगाया है, कितना अच्छा एली है, कितना अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। बट आपको समझना पड़ेगा, जब हमारे प्रोडक्ट्स या उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे एंटर करते हैं तो हम भी टैरिफ लगाते हैं। बट वहीं पे जब पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को, तो वहां पे जीरो टैरिफ होगा और इवन रिटर्न में पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पे 19% टैरिफ लगाया जाएगा। और ट्रंप की तो ये देखिए बढ़ा चढ़ा के चीजें कहने की आदत है। हर जगह उन्होंने ये कहा है, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान का सीजफायर क्लेम ले लीजिए, या फिर जिस तरीके से वो ऑफिस के अंदर आए थे तो मैं रशियन वॉर रुकवा दूंगा, अभी तक रुक नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रुकी जाएगी, कि मैं सीजफायर करवा दूंगा। अब बोलते हैं कि सीजफायर का कोई सेंस नहीं है, अब हमें पीस एग्रीमेंट लाना पड़ेगा। तो नो वन नोस कि ये जो आइडिया आया है पाकिस्तान में कि एक्चुअली में वहां पे मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, ये कहां से आया? ये ट्रंप का बड़ा चढ़ा क्लेम है या पाकिस्तान ने जो जेन्युइनली क्लेम किया है उसके ऊपर ये बिलीव कर रहे हैं, या फिर इनकी कोई नेगोशिएशन टेक्निक है? बट जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं लाइक यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, वो इन क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं और कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से झूठ वो पहले भी बोलते हुए आए हैं। और इवन जो जहां पे ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर हम ऑयल रिजर्व्स बनाएंगे, वहां पे उसका उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान अब यूनाइटेड स्टेट्स से ऑयल खरीद रहा है जो कि महंगा है, राइट? ये चीजें हैं जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स आपको एक्सप्लॉइट करता है। तीसरा आपको बताऊं कि पाकिस्तान की एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है जहां पे उन्होंने हाइप अप किया है, ओवर एक्सेजरेट किया है, बड़ा चढ़ा के चीजों को कहा है, जिससे वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, लोगों को वहां के इंप्रेस कर सके। और काफी सारे लीडर्स ने पहले भी बोला है हमारे यहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, गैस के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, मिनरल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। बट आज तक किसी भी चीज ने उनकी इकोनॉमिक्स को चेंज नहीं किया। चाहे से आप भुट्टो को ले लीजिए 1976 में, जहां पे उन्होंने बोला कि कोल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं थार डेजर्ट के अंदर। इवन जैसे कॉपर प्रोजेक्ट्स ले लीजिए रेकोदीक और सेंदेक में। लेकिन बड़े-बड़े वादे रहे हैं, रिजल्ट्स कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए, इकोनॉमी में कोई चेंजेस नहीं आए। अब आगे जाने से पहले कि नवाज शरीफ के टाइम पे ऐसे क्या वादे किए गए, इमरान खान के साथ में ऐसे क्या वादे किए गए, और इवन इस डील की रियलिटी क्या है, किस तरीके से यूएस ने एक्सप्लॉइट किया है। और इवन बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं, जो राइटर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। और इंडिया क्या कर सकता है उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, सपना देखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 17,999 में, जहां पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। यू विल फाइंड दैट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल। ऑफर हमारा कल तक है, कल खत्म हो जाएगा। अब इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। और वैसे ही अगर आप 2 या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में आपकी रहने की, ठहरने की, मेंस टेस्ट सीरीज, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप सब मिलेगी। बट आप मेरा कोड यूज मत करना भूलिएगा, दैट इज यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इवन 2015 में नवाज शरीफ ने भी कहा था कि हमारे यहाँ पे गोल्ड और कॉपर के बहुत सारे रिजर्व्स हैं, जो कि पंजाब का एक रीजन है चिनोयत, वहां पाए जाते हैं, ये गेम चेंजर हो सकता है। बट अगेन ये क्या निकला? ये निकला झूठ। सेम साइंटिस्ट था जिसने ये बड़ा चढ़ा के बोला, जिन्होंने कोल रिजर्व्स के बारे में बोला था थार के अंदर। और इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है कि बस लोग वहां पे आशा कर रहे हैं कि एक मिरेकल हो जाए कुछ ना किसी वजह से, जिससे कुछ ऐसा हो सकता है। बट वैसा होता नहीं है। ऐसा ही इमरान खान ने 2019 के अंदर कहा था कि कराची के आसपास हमें तेल मिला है, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बट कुछ ही दिनों में वो सपना भी कोलैप्स हो गया। इवन यहां तक कि मिनिस्टर्स ने ये कह दिया कि फॉरेनर्स यहां पे आके काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आज रिकॉर्ड दर्ज पे है, या रिकॉर्ड लेवल्स पे है पाकिस्तान के अंदर। इवन पाकिस्तान ने बाद में ये कहने शुरू कर दिया कि हमारे पास में तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के असेट्स हैं, मिनरल वेल्थ है, मिनरल रिजर्व्स हैं। आप देखेंगे ये उससे भी ज्यादा है, जो एप्पल और अमेजन की वर्थ है उनसे भी ज्यादा है। लेकिन आज तक आप देखेंगे ये क्लेम जो है कभी भी रियल रिजल्ट से बैक नहीं किए गए। तो रियलिटी क्या है?
देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश तो करी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में ट्रेड डील करने की, उसमें कहा गया कि हमारे यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल हैं, हम आपको क्रिप्टो डील दिलवाएँगे, बट यूएस नेगोशिएटर्स इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने इंडिया-पाकिस्तान राइवलरी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि हम आप एक्सेप्ट करो सारी ट्रेडिशन और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की लीडरशिप ये सोच रही है, देखिए इंडिया को कितना पनिश किया जा रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ में ना तो कोई डिफेंस डील हो रही है, ना कोई टेक डील हो रही है, सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो और इवन जो 19% टैरिफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे लगे हैं, ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। जैसे आप बांग्लादेश और वियतनाम पे कंपेयर करोगे तो और पाकिस्तान की जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नुकसान है और इवन यूएस पाकिस्तान की ट्रेड $7.6 बिलियन है, जहाँ पे हमारी $191 बिलियन है और जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि हम 2030 तक $500 बिलियन कर पाएँगे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के टाइज़ हैं, ये स्ट्रैटेजिक दोबारा से बन सकते हैं, बट आपको कोई डिफेंस डील नहीं, वेपन सेल्स नहीं, कुछ देखने को नहीं मिलती और इवन पाकिस्तान जो है, वो यूएस के वेपन्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकता है और चिंता की बात ये है कि यूएस हो सकता है पाकिस्तान को अपनी जो पोजीशन है, उसको चेंज करने की बात करे कि आप अपने आप को ईरान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर और एलाय बताते हो, आपको नहीं मानना है, अब ईरान हमारा एडवर्सरी है, तो आपका भी होगा। अब्राहम अकॉर्ड जहाँ पे इज़राइल और बाकी अरब नेशंस के साथ में किस तरीके से इज़राइल के डिप्लोमैटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता था, हो सकता है पाकिस्तान को भी बोला जाए, प्रेशराइज़ किया जाए, जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बहुत खुश है कि किस तरीके से ट्रम्प जो है वो गुस्सा है इंडिया से। इवन वो खुद को हार्म कर रहे हैं, खुद की कंट्री को हार्म कर रहे हैं, बट उन्हें मज़ा इस चीज़ का आ रहा है कि हाँ, इंडिया को हार्म हो रहा है। और यही चीज़ मीर यार बलोच ने कही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प को ये लगता है कि ये जो रिज़र्व्स हैं, ये पाकिस्तानी टेरिटरी में है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है बलोच लोग जो हैं बलूचिस्तान को अलग मानते हैं पाकिस्तान से। इनकी लड़ाई 1947 से ही चल रही है, जो प्रिंसली स्टेट्स था कलग, जिसको फोर्सफुली एनेक्स किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो ये कहते हैं कि ये रिज़र्व जो है आपको पंजाब में नहीं मिलेंगे, ये रिज़र्व्स आपको मिलेंगे बलूचिस्तान के अंदर, जो कि बिलॉन्ग करता है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को। तो ये जो आपको क्लेम बताए जा रहे हैं, ये सब झूठे हैं, ये फ़ॉल्स हैं। आप इन चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के अंदर है और ये सारे के सारे रिसोर्सेज़ पाकिस्तान को नहीं बिलॉन्ग करते, ये बिलॉन्ग करते हैं बलूचिस्तान को और ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या फिर जो आईएसआई है, जो अल-कायदा को स्पॉन्सर करती है, बहुत सारे ऐसे टेरर प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है, जो कि आने वाले टाइम पे आपके यूएस सोल्जर्स को ही अटैक करेगी, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर किया था। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अपने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्षमताओं को बढ़ाएँगे, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल लेवल पे टेरर नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे। इवन आप देख सकते हैं कि लार्ज स्केल अटैक्स भी करवाए जा सकते हैं। तो ये साफ-साफ बता देता हूँ कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको चुराना नहीं है, वो बेनिफिट नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों के लिए नहीं की जाएँगी जहाँ पे ये रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ एक मैटर नहीं है कि बलोच पीपल के जस्टिस के बारे में, ये मैटर है पूरा ग्लोबल सिक्योरिटी का। तो एक चीज़ तो इन्होंने ये कह दी कि भई हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये हमारे रिसोर्सेज़ हैं। और इवन इन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान कोई सेल के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे रिज़र्व्स भी हैं, तो जिस तरीके से चाइना को हमने अलाउ नहीं किया, पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया सी पैक कॉरिडोर के थ्रू, वैसे ही हम आपको भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली एक आप कह सकते हो अपील है और इवन इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स से भी अपील की थी कि हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। हालाँकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आपको ध्यान होगा टीआरएफ की तरह ही फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए, स्किल्ड लोगों को लाना चाहिए, बट ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो? तो पहली चीज़ है, हमारे जो लोग हैं, उनको एक ग्लोबल स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के पास में बहुत बड़ा पूल है, मैसिव पूल है, जहाँ पे स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, राइट? जो कि इवन माइग्रेट करते हैं, हमारे यहाँ पे भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी में एंड इवन बाहर जाके माइग्रेट करते हैं, तो दूसरी इकोनॉमीज़ में भी हेल्प करते हैं और वहाँ से जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वहाँ से हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सिर्फ एनआरआईज़ को सेलिब्रेट ना करें, हम सिर्फ सीईओज़ को सेलिब्रेट ना करें जो इंडियन ओरिजिन को हों। हम उन सारे लोगों के बारे में बात करेंगे जो चाहे एशिया के हों, अफ्रीका के हों, लैटिन अमेरिका के हों, जो माइग्रेट करते हैं दूसरे-दूसरे नेशन में। हमको उनके राइट्स की बात करनी पड़ेगी, उन्हें बेटर ट्रीटमेंट मिले उसकी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज़ इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट ना देखें। अगर आप अपने आप को ग्लोबल पावर देखते हो, तो हमें ग्लोबल लेवल पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है और ये शुरू होता है जब जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जिस भी रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, अगर वो किसी और नेशन में जाते हैं, तो हमको उनके राइट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, उनके बेटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिससे कि हम अलायंसेस बना सकें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाले नेशन से और हम मजबूत खड़े हों, हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग हो। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट की अगर आप बात करें,
तो हमारी रूरल इकोनॉमी को हमें बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि एग्रीकल्चर को, जिससे कि हम क्रिएट कर सकें जॉब्स को। अब आप सभी को पता है कि आधी से ज़्यादा जनता अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और हम सर्विसेज़ को, मैन्युफैक्चरिंग को तो फॉरवर्ड तरीके से ट्रीट करते हैं, बट एग्रीकल्चर को अभी भी बैकवर्ड मानते हैं। इसलिए कि वेस्ट क्या कर रहा है या फिर और ईस्टर्न नेशंस क्या कर रहे हैं, हमें अपने लेवल पे चेंजेस लाने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वाटर की एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूरल लेवल पे हम इनोवेशन कैसे लेके आ सकते हैं, जिससे कि हम वर्क को विलेजेस में ही प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि माइग्रेंट ना हो, माइग्रेशन ना हो और इवन जो इनइक्वालिटी हमें अर्बन और रूरल लोगों में देखने को मिलती है या फिर इनकम के लेवल पे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, वो ना हो, जिससे हमारी इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करे और डेवलपिंग नेशन के लिए हम ये मॉडल बना सकें। तीसरा, हमें ऐसी इकोनॉमी बनानी है जो फ्यूचर के लिए काम आए। ना ऐसा नहीं है कि हम चाइना को कॉपी कर रहे हैं, वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स बना लेते हैं, ईवीज़ बना लेते हैं। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनानी होगी जो लो कॉस्ट हो। जिस तरीके से हम स्पेस में इनोवेशन करते हुए पाए जाते हैं, जिसमें हम स्पेस के अंदर बहुत बड़े-बड़े नेशंस के अंदर, दिग्गज नेशंस के अंदर कहे जाते हैं, एज़ अ सुपर पावर कहे जाते हैं स्पेस के अंदर, जिस तरीके से हम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बहुत ही अफोर्डेबल आप कह सकते हो स्पेस मिशंस को कंक्लूड करते हैं, वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हम कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं। हमें ऐसा एग्रीकल्चर खड़ा करना पड़ेगा जो कि क्लाइमेट चेंज को झेल सके एंड इवन हमें क्लीन एनर्जी पे काम करना पड़ेगा जो कि अफोर्डेबल हो पुअर लोगों के लिए और ऐसा ही इनोवेशन इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सकता है, जहां पे हमें एक नया और फेयरर इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिले, ना सिर्फ हम एक फॉलोअर की तरह रहे। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस असेट दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।